अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 6 मे 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 वेगधारण शंखं चक्रं जलकां ददतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटिकटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कार्श्यदौर्बल्य वैवर्ण्यम अंगमर्दो रुचिर्भ्रमः क्षुद्वेग निग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णं लघुभोजनम्। तो कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्य अंगमर्द अरुचि भ्रम ये क्षुधा वेग निग्रह से होते हैं। तो कार्श्य तो तुरंत उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का नहीं है, लेकिन दौर्बल्य वैवर्ण्य अंगमर्द अरुचि भ्रम ये तत्काल उत्पन्न हो सकते हैं क्षुद्र वेग निग्रह से। तत्र स्निग्धोष्णम लघु भोजनम, तो इसमें स्निग्ध उष्ण लघु इस प्रकार का खाना खाना चाहिए। एक मेरे माँ का अजीब अनुभव है। उसको कभी डायबिटीज का मालूम नहीं था। एक दिन अचानक मतलब कि मुझे बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, नाक के बराबर। तो मैं पारस शाह के यहाँ गया दिखाने के लिए। उसने चेक किया और फिर कहा कि ये आंखों की कोई नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन इनको डायबिटीज है। तो एक बार शुगर चेक करवाओ इस प्रकार से। और फिर ये सब करते करते 1:30-2 बज गए। हम सुबह 9 बजे निकल निकल चुके थे घर से। मैं उस समय में सेकंड ईयर में था एक्चुअली बे में। तो घर आए, उसने जैसे खाना खाया तो बोली अब दिखने लगा है। तो एक आंधे एक लक्षण शुद्ध वेग के बारे में सुश्रुत में बताया है। और फिर उन्होंने मुझे श्रीकांत केळकर के पास भेजा। फिर उन्होंने कहा कि लेजर करना है इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि लेजर आयुर्वेदिक कर सकते हैं क्या, लेजर करने की आवश्यकता ही है क्या? तो श्रीकांत केळकर बहुत ही बुजुर्ग
आदमी ऑप्थेल्मोलॉजी में उनका काफी नाम है। अभी उन्होंने एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ऑप्थेल्मोलॉजी ये स्थापित की है, बड़ी इंस्टीट्यूट है इस प्रकार की। और इतनी बड़ी भीड़ थी उनके यहाँ तो फिर पारस शाह ने बताया कि नहीं नहीं हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, लेजर ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है इसमें, तो कर देंगे इस प्रकार से। रेटिनल हेमरेज इस प्रकार का है तो मैंने श्रीकांत केलकर को डायरेक्टली पूछा, तो वो बोले कि कितने दिन करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे कोई अंदाज नहीं है, लेकिन एक हफ्ते भर के लिए। तो बोले करो, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करो, फिर देखो क्या होता है इस प्रकार से। अगर नहीं होता है तो ये करेंगे, लेजर करेंगे। पारस शाह से जब मैंने बात छेड़ी तो बोले उससे क्या पता चलेगा। मैंने कहा दिख नहीं रहा है, दिखने लगेगा तो ठीक है। तो बोला वैसे भी वो अ, खून जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और अपने आप भी दिखने लगता है। ये आयुर्वेद की चिकित्सा ही से ही हुआ, ये बात स्पष्ट नहीं होगी इस प्रकार। मैं उसको पलट कर सर के यहाँ लेके गया, फिर सर ने उसका निदान अम्लाद्युष्य इस प्रकार का किया, दवाइयाँ दे दी वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो पारस शाह ने माना नहीं, तो बोला कि नहीं नहीं तुम कुछ भी रिस्क मत उठाओ, तत्काल ये लेजर करवा देते हैं इस प्रकार से। फिलहाल उससे तो फायदा हो गया हमारी ट्रीटमेंट भी चली कोलट कर सर की। और आगे उसको उसकी कुछ तकलीफ नहीं रही, ये अलग बात इस प्रकार से। मैं ये बात कह रहा हूँ 75 77 78 साल की। उसका देहांत हुआ वो 1980 1998 में हुआ। तो करीबन 20 बरस अच्छे चले गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस प्रकार। लेकिन ये आंध्य जो लक्षण बताया है, ये एक अलग इस प्रकार का है, और उसको तात्कालिक लाभ खाना खाने से हो गया था। ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि वो पूरा सुबह से लेकर दोपहर 1:30-2 बजे तक कुछ भी खाना नहीं गया, और फिर उसके बाद में दिखाने लिया लगा इस प्रकार से। ये एक अलग इस प्रकार की बात है। तो वहां पे स्निग्ध उष्ण लघु भोजन देना है कि खाना नहीं मिला है इसलिए ज्यादा खाना है, गुरु खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, लघु खाना है इस प्रकार से। अंगमर्द हे लक्षण करते काय? ये अभी सार्वदेहिक है, अंगमर्द लक्षण जो है सार्वदेहिक है। और शुद्ध वेग निग्रह होने से वात की वृद्धि होकर ये हो सकता है उसमें। क्योंकि आहारं पचति शिखि दोषान आहार वर्जित पचति। अगर आहार मिलता है तो अग्नि पहले आहार का पचन करता है, और वो नहीं मिलता है तो दोषों का पचन करता है। उसमें भी साम दोष का पहले पचन करता है, और फिर निराम दोष का भी पचन कर लेता है इस प्रकार। तो ऐसी हालत नहीं है कि दोष नहीं है तो सीधे धातुओं की तरफ मुड़ता है इस प्रकार से। और अनशन के जरिए वात प्रकोप होकर ये बात हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कंठास्य शोषो बाधिर्यं श्रमः सादो हृदि व्यथा पिपासा निग्रह तत्र शीतं तर्पण मीक्षते। कंठ आस्य शोष बाधिर्य श्रम साद हृदि व्यथा, ये पिपासा निग्रह के कारण होते हैं। और शीत सर्व विधिर हितः, ऐसा वाग्भट में शीत तर्पण इस प्रकार का यहाँ पे बताया गया है। तो एक डिस्कवरी चैनल में एक सीरीज आती थी, आई शुडंट बी अलाइव इस प्रकार। इसमें बहुत सारे एपिसोड्स में कोई आदमी या औरत किसी जगह पे फंस जाता है, वहां से निकलने का रास्ता इस प्रकार का नहीं है। और फिर ऐसे हालात में क्षुद निग्रह और पिपासा निग्रह, तृष्णा निग्रह, ये दोनों बातें हो जाती है। एक औरत की बात बहुत अजीब बताई थी, दिखाई थी वहां पे। रास्ता भटक गई, और फिर उसने वजन कम करने के लिए पानी की बोतल वगैरह सब छोड़ दी इस प्रकार से। बड़ी गलती थी इस प्रकार। और फिर ऐसे जगह पे आ गए कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सिर्फ एक ही था कि एक बूंद बूंद पानी
टपक रहा था। तो वो पीकर वो जिंदा रही, 20 दिन तक जिंदा रही। और वहां से निकलने के लिए उसके लिए कुछ ताकत ही नहीं थी अंग में। तो अंत में इन्होंने पारंपरिक तरीके से उनको ढूंढना शुरू कर दिया। पाँव के जो निशान होते हैं उसके आधार पर 20वें दिन लोग वहां तक पहुंचे और फिर उसको बचा लिया। तो ये तृष्णा के बारे में इस प्रकार का है। दूसरा एक ऐसा ही एपिसोड उसमें दिखाया था कि दो युवा 15-16 बरस के लड़के एक छोटे नाव में सैर कर रहे थे और वहां पे रेड अलर्ट लगाया था, लाल झंडा लगाया था कि समुद्र अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो वो खींचे गए, 100-150 किलोमीटर समुद्र के अंदर खींचे गए, प्रवाह कुछ था इस प्रकार का। और फिर 6 दिन तक वो वैसे ही नाव में रहे। दिन में कड़ाके की धूप और रात में कड़ाके की ठंडी, इस प्रकार से खाना पानी कुछ भी नहीं इस प्रकार। तो इसमें हेल्यूसिनेशंस वगैरह इस प्रकार के होने लगे। शुरू में उन्होंने पानी में थोड़ा डूब के गर्मी से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन शार्क आ गए तो फिर वो मार्ग भी बंद हो गया। फिर तीसरे दिन एक कोई एक जहाज नजदीक से निकला, नजदीक से यानी कि किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतर पे था, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दिया, ये नौका जो है वो दिखाई नहीं दी। फिर छठे दिन इनको एक नौका फिर से देखी। काफी कोशिश करके शोर मचा के उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, फिर उस जहाज ने उनको बचा लिया इस प्रकार से। और जो तटरक्षक दल वगैरह होते हैं उन्होंने 25-50 किलोमीटर तक देखा, लेकिन ये कहीं मिले नहीं, ये अंदर 100-150 किलोमीटर अंदर चले गए थे इस प्रकार। तो ये काफी एक अजीब मामला है। और ये तृष्णा निग्रह से, क्षुधा निग्रह से किस प्रकार के लक्षण होते हैं, ये अच्छा इसमें दिखाई दिया था इस प्रकार का। तो श्रमत स्वादो साधो हृदय था, उसने ऐसे एक मित्र ने अपनी अंगुली काटकर उसको खाने की कोशिश की थी। दूसरे ने उसको रोक लिया, इसलिए वो बच गया इस प्रकार। प्रतिशायो क्षिरोगश्च रुद्रोगश्च चारुचिर भ्रमा बाष्प निगरणा तत्र स्वप्नो मध्यम पर्याप्त था। तो प्रतिशाय, अक्षिरोग, रुद्रोग, अरुचि, भ्रम, ये वाग्भट में कुछ अलग है। शिरोरुजा है, गुल्म है इस प्रकार के वहां पे। और बाष्प निग्रहण का मतलब अश्रुओं का निग्रहण इस प्रकार का है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई नजदीकी व्यक्ति की मौत हो जाती है, और व्यक्ति रोना चाहते हैं लेकिन रोना आता ही नहीं है। जैसे ही आंखें सूख गई हो और बिल्कुल अ, अश्रु निकल ही नहीं रहे हैं इस प्रकार से। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो भट्ट सर के यहाँ पे गए थे और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। तो उनके पास एक केस आई। और वो उन्होंने नाड़ी देख के ये है इस प्रकार के पूछना आरंभ किया। और मुझे तुरंत आया था कि ये बाष्प निग्रह इस प्रकार का है। तो मैंने वो श्लोक उद्धृत किया वहां। तो बड़े प्रसन्न हुए, सिर्फ गुल्म को छोड़कर बाकी सभी लक्षण उसमें थे। तो स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, हाँ, ये जो बताया गया उन्होंने सारस्वत अरिष्ट का सुझाव दिया उस समय में, और उसको उससे अच्छा भी लगा इस प्रकार से। तो मध्य स्वप्न और प्रिया कथा, हाँ, ये जो बात बताई जाती है कि प्रिय इस प्रकार की कथाएं उसको सुनाई। वैसे जनपदोध्वंस में भी संकथा महर्षिणाम पूज्यानाम जितात्मनाम वगैरह इस प्रकार की बात की गई है कि कथा ये भी एक इस प्रकार से चिकित्सा है। तो ये भी काफी अजीब इस प्रकार का माहौल है। और उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। अभी ये ग्रुप्स होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। इसमें एक अजीब बात है, खास करके कैंसर के बारे में एलोपैथी के डॉक्टरों के सपोर्ट ग्रुप रहते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि अपने ग्रुप
का पेशेंट अपने ही ग्रुप में रहे, किसी दूसरे ग्रुप में नहीं चला जाए, क्योंकि वो नहीं तो उस डॉक्टर के पास चला जाता है इस प्रकार से। लेकिन इसमें कथाएं बताई जाती है, अनुभव बताए जाते हैं कि मुझे इस प्रकार का कैंसर का इतना एडवांस था, फिर मैंने ट्रीटमेंट ले लिया और मैं ठीक हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अनुभवों को सुनकर लोगों में धैर्य निर्माण होता है कि हाँ मैं भी सुधरूंगा इस प्रकार से। वैसे अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्य जो है ए ये है, उसमें भी इसी पर जिक्र है कि अपने अनुभवों को शेयर करते रहे, उनको कंपल्सन करे कि ये अटेंड करे इस प्रकार से। मॉरल बूस्टिंग स्टोरीज हेल्प टू कीप वन मोटिवेटेड। वही है इस प्रकार से। और अगर सामने कोई उदाहरण है तो हम समझ पाते। केवल थ्योरी देने से बात नहीं बनती। जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये अगर बताते रहेंगे हाँ बार बार, ये नहीं ब्रह्म ही सत्य है, ये सब मिथ्या है वगैरह वगैरह, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ। फिर अगर हम सपने का दृष्टांत देते हैं कि सपने में हम ऐसा ऐसा देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं खाना खाते हैं, लेकिन वो सपने से जागरूक होने पर पता चलता है अरे ये तो सपना था, ये कुछ सच नहीं था। उसी प्रकार ब्रह्म और जगत के बारे में है कि जब तक हम इस प्रकार के मोह में है, आवरण है, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। जब इसमें से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा अरे है कुछ है ही नहीं, ब्रह्म जगत है ही नहीं इस प्रकार से। तो चुड़ासामा, I Dr. Neelam Chadasama, which time is best for you to call like that? I am at USA. So also join question for health related। रात का 9 बजे ज्यादा अच्छा समय है, तो भारतीय टाइम के हिसाब से तो उसमें फोन करो, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अरुचि ब्रह्म अक्षरोग प्रतिष्ठाए, ये पता नहीं चलता कि ये बाष्प वेग से अवरोध से इस प्रकार से। लेकिन शिरोरती मूर्छ नहीं है मेरा। शिरोतीन्द्रिय दौर्बल्य मन्या संभार शुते है मैं शिरो। अब मुझे वापस का श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें इस प्रकार का हो। जुर्मांगमर्द तंद्राच शिरोरोगोक्षि गौरवम निद्रा विदरा विधारणा तत्र स्वप्न संवाहनानि च। तो निद्रा का अगर अवरोध करेंगे तो जुम्मा अंगमर्द तंद्रा शिरोरोग अक्षि गौरव ये निर्माण होते हैं। अब कई लोग रात्रि जागरण करके अभ्यास करते हैं। बहुत सारे छात्र इसी प्रकार, हम जो करते थे वो रात को जल्दी सो जाते थे, 8 साढ़े 8 बजे ही सो जाते थे और सुबह 4 बजे साढ़े 3 बजे उठते थे और अभ्यास करते थे। वही सही तरीका इस प्रकार का है। फणसलकर जी ने अनुभव बताया था, वो गुरु गृह में रह रहे थे और उस समय दिए जो थे वो घासलेट के दिए, केरोसिन के दिए प्रचलन में थे, लेकिन इसमें आंखों में जलन होती है। तो गुणेश शास्त्री इसके बारे में सजग थे कि नहीं, तेल का ही दिया लगाया जाए। खाने का तेल जो है मूंगफली वगैरह इस प्रकार का, उसी का तेल दिया जलाया जाए। तो अपने गुरु के बारे में वो बताते थे कि वो कैसे हमारी तरफ ध्यान देते थे इस प्रकार। मैंने एक अजीब अनुभव महसूस किया है। हमारे एक जूनियर छात्र था, मैं सेकंड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में था। और नो नाइट करके कोई गोलियां मिलती थी। तो वो लेके जागरण करता था और रात रात जागकर अभ्यास करता था। तो उसका आखिरी पेपर था अष्टांग संग्रह का। और ऐसे ही उसने रात भर जागता रहा। फिर सुबह उन्माद जैसे लक्षण उत्पन्न हुए और वो बता रहा मुझे कुछ
याद ही नहीं आ रहा, मैं परीक्षा नहीं जाऊंगा, इस प्रकार। हमने समझाने की कोशिश की, ठीक है याद नहीं आ रहा तो वहां पे जाने के बाद याद आएगा, तुम्हें जो लिखना है वो लिखो वगैरह इस प्रकार से। लेकिन वो मान नहीं रहा था, कपड़े फाड़ रहा प्रकार। तो उसको भट्ट सर के पास लेके गए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर वो माना नहीं। ऐसे करते करते 1 बजने आया। 2 बजे का पेपर था। तो मैंने एक छात्र को कॉलेज में भेजा कि उसको अलग तरीके से बिठा सकते हैं क्या, ये पूछने के लिए। प्रिंसिपल को विनती करने के लिए। भट्ट सर ने कुछ दवाइयां दी थी, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। तो करीबन 1 बज गया था कि भट्ट सर के बड़े भाई पुरुषोत्तम भट्ट वहां पे आ गए। उनका भी क्लिनिक होता था वहीं पे, और अवन में उनका एक क्लिनिक रहता था, वो बंद करके यहाँ पे आते थे। वो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर थे, आयुर्वेद एलोपैथी दोनों प्रयोग करते थे। तो अध्यात्म में उनकी अच्छी शक्ति थी। तो हम उनके पास गए। तो बोले ठीक है, उसको केबिन में लेके आओ। वो उसको लेके केबिन के अंदर चले गए। 2 ही मिनट में वो बाहर आया, और फिर शांत हो गया था। जाके पेपर दिया, उसको डिस्टिंक्शन मिली उस पेपर में। मुझे पता ही नहीं चला, वो अंदर चला गया, दरवाजा उन्होंने बंद किया था, 2 मिनट में ही वो बाहर आ गया, इस प्रकार से। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या किया। उन्होंने सिर्फ अंगारा लगाया था, रक्षा लगाई। तो उनकी जो मुद्रा थी, भाव मुद्रा थी उस समय की, मैं कभी भूलूंगा नहीं। वो इतना ही बोले, काही नाही रे, त्याला खूप त्रास होत होता। तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, तकलीफ हो रही। करुणारुद्र मन क्या होता है, ये उसका अच्छा नमूना था। ये ज्वर चिकित्सा में जो है, करुणार्दन मन शुद्धम सर्व ज्वर विनाशनम, इस प्रकार का सूत्र है, फणसलकर उसके बारे में बताते थे। तो सच्ची करुणा मन में अगर जागृत हो जाती है, तो इस प्रकार का असर उसमें होता है। और फिर सभी रोगों में भी काम करता है, सभी परिस्थितियों में भी काम करता है, इस प्रकार। तो उनकी आध्यात्मिक ताकत बहुत ही ज्यादा थी, उसमें संदेह की बात नहीं है। सौभाग्य से वो बच गया, उसकी उसको सहायता मिल गई उनकी उस समय में। और फिर अच्छे तरीके से पेपर लिखा, डिस्टिंक्शन भी मिल गई। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नो नाइट इस प्रकार की गोलियां लेकर अध्ययन करना, ये मूर्खता है। मैंने उसको काफी बार टोका था कि ये मत करो। सुबह जल्दी उठो और सुबह अध्ययन करो। लेकिन वो मान नहीं रहा था इस प्रकार से। तो निद्रा वेग विधारण अभी काफी प्रचलन में है। और बीपीओ वगैरह इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट। मैंने एक अजीब मरीज देखा था, 3 बरस कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट कर रहा था। बाकी जगह जनरली 1 हफ्ता नाइट शिफ्ट होती है, फिर डे शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट इस प्रकार की रहते हैं। काय असते त्या गोळ्या, कुठल्या गोळ्या? गोली तो कुछ नहीं दी उन्होंने। उन्होंने सिर्फ रक्षा लगाई, बाकी कुछ नहीं किया था। हाँ, नो नो नाइट गोली है वो मालूम नहीं, एलोपैथी की दवा है, और उसका ये साइड इफेक्ट इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि निद्रा वेग धारण ये एक अहम कारण है। 3 उपस्तंभ जो बताए गए हैं, उसमें निद्रा एक अहम उपस्तंभ है।
और अगर निद्रा अच्छी होती है तो स्वास्थ्य बना रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली इस तरीके से अपनानी है कि निद्रा उसकी पूरी हो जाए। 3 उपस्तंभों में से एक है निद्रायत्तम सुखम दुःखम पुष्टिकाशम बलाबलम रुषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। इसमें अंत में जीवितम नच ये भी बात कही गई। ज्ञानम अज्ञानम ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर है। बलम अबलम ये भी निद्रा के ऊपर निर्भर है। तो निद्रा वेग का अवरोध इस प्रकार से नहीं करना है, ये अहम मुद्दा होगा। गुल्मरुद्रोग सम्मोहा श्रम निश्वास धारणा जायते तो तत्र विश्रामो आत्मज्ञेश्च क्रियाहिता। तो श्रम निश्वास के धारण से गुल्म रुद्रोग और सम्मोह ये बातें होती है। तो इसमें रुद्रोग भी है और गुल्म और रुद्रोग दोनों की संप्राप्ति एक जैसी है। तो जहां जहां रुद्रोग है वहां गुल्म भी होने की शंका है, जहां गुल्म है वहां रुद्रोग होने की भी संभवता इस प्रकार की है। अब आज का जो आईएचडी है, इस्केमिक हार्ट डिसीज, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की तरफ लेके जाता है, हार्ट अटैक है और इसमें मौत भी हो सकती है इस प्रकार। तो काफी मरीज आते रहते हैं इसके। कि आजकल के स्टूडेंट रात्रि में ज्यादा स्टडी करते हैं और मॉर्निंग में लेटते रहते हैं। वो अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं। ये क्या बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होता है जहाँ जो जा रहा है क्या? ऐसा है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो विपरीत इस प्रकार का सेट हो जाता है। दिवा स्वप्नो चिताश्च ये भी एक बात बताई गई है इस प्रकार से। सदा अगर हम जागरण करते रहेंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक उसी प्रकार से सेट होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। निद्रा विपर्य ये एक कारण है इस प्रकार का। और इसलिए रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, यही अच्छा है। ब्राह्म मुहूर्त पर उठना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठे। लेकिन आइडियल ब्राह्म मुहूर्त पर उठे। फिर हमें मोबाइल या फिर टेलीविजन इनका त्याग करना पड़ता है रात में। बहुत सारे लोग 7-8 बजे घर आते हैं, चाय पीते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर 9:30-10 बजे खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं और फिर 11-12 बजे सोते हैं। ये बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। तो आने के बाद खाना खा ले, अगर टीवी देखना है तो 9, 9:30 ज्यादा से ज्यादा 10 तक देखे, या मोबाइल पे काम करना है तो, और फिर सो जाए। यही बेहतर तरीका इस प्रकार का है। सुबह जल्दी उठे तो हमें योग और व्यायाम के लिए फुर्सत मिलेगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि इसके लिए समय ही नहीं है हमारे पास इस प्रकार से। ये गलत बात है। सभी के लिए 24 घंटे ही होते हैं, किसी को ज्यादा घंटे मिलते हैं ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो अगर उसमें एडजस्ट करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। मोदी जी खुद 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक उनका ये सब चलता है। व्यायाम योग वगैरह और बाकी महत्वपूर्ण चीजें जो देखनी है वगैरह इस प्रकार से। और रात को कितने बजे सोते हैं तो मालूम नहीं है। लेकिन मोदी जी के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, वो इस प्रकार से अगर करते रहे तो हमें इतनी जिम्मेदारी कहाँ है? तो हम तो कर पाएंगे ही, इसमें संदेह। सिर्फ निश्चय होना जरूरी है। जब तक निश्चय नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। गायक नट एक्सेट्रा पुराने काल में भी रात्रि जागरण करते थे, लेकिन अभ्यंग संवाहन आदि उपाय भी करते थे। ठीक है, उससे कुछ राहत मिलेगी अभ्यंग संवाहन वगैरह से। लेकिन फिर भी उनमें बीमारियां भी काफी रहती थी, ये भी बात सही है, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो बीमारियां होती रहती है इस प्रकार से। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल जो है, जीवन शैली वो अच्छी तरीके से निभाएं।
मेरा कंसंट्रेशन रात में ही बनता है, दिन में सब लोग जग रहे होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन सुबह तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। 4 बजे उठो प्रातः तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, रात को जल्दी सोना, तो ये बात नहीं रहेगी इस प्रकार की। तो ये हमारा हाँ, हमारी गलत फहमी है, उससे बचना इस प्रकार का चाहिए। तो हाँ, श्रवण निश्वास धारणा। अभी एक बात ऐसी है कि आईएचडी के रोगी जब आते हैं और पूरी व्यस्त जीवन शैली इस प्रकार की है, भागदौड़ खूब ज्यादा है, टेंशन भी बहुत ज्यादा है वगैरह, खाना भी ठीक पे समय पे नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार। अब उनको जो बताते हैं कि तुम्हें लाइफस्टाइल चेंज करनी है और सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी खाना है, यही खाना खाना है, ये नहीं खाना है वगैरह वगैरह, तो उनका कहना आता है आप दवाइयाँ दे दो, जितनी भी चाहे देनी है, गोली भी देनी है, इंजेक्शन देना है, कुछ भी करो इस प्रकार से। लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से जीवन शैली में परिवर्तन लाना पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से। तो मैं बता देता हूँ, फिर तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। एलोपैथी में तुम करते आ रहे हो, उससे फायदा नहीं हो रहा है। एक बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुकी है, फिर भी आप ऐसा ही चलते चलते रहेंगे, तो फिर से अटैक आएगा, मृत्यु हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। क्या रात्रि जागरण साथ में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं है। अहितका साथ में मत करे, ऐसा ही है। गोलटकर सर का एक कहना था कि चाणक्य की राजनीति में इसके बारे में कुछ सुझाव होंगे, लेकिन चाणक्य का राजनीति पढ़ी नहीं गई है। क्योंकि वो सुरक्षा रक्षक है, उनको तो रात में जागना ही है, उनकी ड्यूटी बदलती रहती है, एक हफ्ते के बाद दूसरे को नाइट ड्यूटी लगाई जाती है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी अ, रात्रि जागरण अच्छा नहीं है, उसके बारे में संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रात्रि प्रभाव जो स्वभाव प्रभाव बताया, निद्रा जो है वो नैसर्गिक की निद्रा, प्रकृति की निद्रा इस प्रकार। दिन में रात में जाग रहे हैं इसलिए दिन में सोना है। तो अतात्म्यात जागरात अर्धम प्रातः स्वप्यात अभुक्तवान इस प्रकार का बताया कि सुबह है खाना खाने से पहले अभुक्तवान, प्रातः स्वप्यात सोना है इस प्रकार। अब लोगों को कहते हैं कि इस प्रकार के सो जाओ और फिर बाद में खाना खाओ, तो बोलते हैं नहीं, नींद नहीं आती क्योंकि पेट खाली होता है इस प्रकार से। तो मैंने सुझाव देना आरंभ किया कि दूध पियो, चाहे गाय का या भैंस का इस प्रकार से, 1 कप 1.5 कप जितना चाहिए उतना पी लो, और फिर उससे जो आवश्यक कफ है वो मिल जाता है और निद्रा आती है, फिर वो सो सकते हैं। तो सुबह समझो कि 7 बजे घर पे आ गए, दूध पी लिया और सो लिए, फिर 11 बजे उठे। अगर 8 घंटों का जागरण हुआ है तो 4 घंटे सोना है। तो 7 बजे सो गए, 11 बजे उठ गए, फिर नहाया और फिर खाना खा लिया, फिर जागना है, फिर सोना नहीं है फिर से। तो कम से कम 4 घंटे जाने चाहिए। तो 12 बजे खाना खा लिया, 12 से 4 बजे तक कुछ नहीं सोना है। अगर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, नींद अभी भी आवश्यक है, तो 1-2 घंटा सो लेते हैं और फिर शाम फिर से काम के लिए चले जाते हैं। ये बेहतर ऑप्शन है। और मैं सुझाव देता हूँ कि जो खाना खाने का समय कंपनी में है वही घर पे रखो, कि वहां तो उस प्रकार के टाइमिंग से चलता है। तो कंपनी में रात 8:30 बजे खाना होता है, तो घर पे भी 8:30 बजे खाना खाओ। कंपनी में दोपहर 12-1 बजे खाना होता है, तो उसी समय खाना घर पे खाओ इस प्रकार से, जबकि तुम उस समय में काम पे नहीं हो, घर पे हो इस प्रकार से। तो एक खाना खाने का टाइमिंग एडजस्ट करे, ये ज्यादा बेहतर है। जितना जागे उससे आधे समय दिन में सोना सफिशिएंट है या ये कैसे डिसाइड किया है? ग्रंथों
ग्रंथ कारणों का इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये असात्म्य जागरण के बारे में। कहीं कई बार इस प्रकार का अगर जागरण अचानक हो गया, हमारे हाथ में नहीं था इस प्रकार का, तो ये करना है। हम चेन्नई से वापस आ रहे थे, 11 बजे की फ्लाइट थी एक्चुअली। वो देर होते होते 2 बजे होगी। और फिर ये निद्रा का पूरा अवरोध हो गया। वहां पे सोने के लिए भी अच्छी जगह नहीं थी, बैठे बैठे ही सोना पड़ा इस प्रकार से। तो ये आसात्म्य जागरण है कि पता नहीं था कि हमने सोचा था 12 साढ़े 12 तक फ्लाइट पहुंच जाएंगे, 1 बजे पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे फिर इस प्रकार से। लेकिन हुआ नहीं, 3 बजे फ्लाइट आई, फिर उसके बाद घर पे पहुंचने 4 साढ़े 4 बज गए और फिर सो लिए थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार। तो ये अचानक हुई बात तो करना है, रेगुलर रूप से ऐसा करना है ऐसा तो नहीं है। और फिर दिन में सोना नहीं है, ये वास्तव में है। केवल ग्रीष्म ऋतु बताया गया है कि वहां दिन में सोना अलाउड है, बाकी सब ऋतुओं में दिन में सोना नहीं है। और उसमें भी खाना खाने के बाद मत सोइए, ये अच्छा है इस प्रकार से। खाना खाने से पहले सो ले तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो अभी ये जो श्रमस्व निश्वास धारण कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या चढ़ाव के ऊपर जाते हैं तो सांस फूलने लगती है, ये अभी आईएसडी में काफी देखा जाता है इस प्रकार से। फिर परीक्षाएं होती है, एंजियोग्राफी होती है, फिर पता चलता है कि इस आर्टरी में इतना ब्लॉक है, इस करोनरी इस ब्रांच में इतना ब्लॉक है वगैरह। और फिर डॉक्टर बताते हैं नहीं ये सिंगल वेसल डिसीज है, ट्रिपल वेसल डिसीज है, तो आपको बाईपास करना है या फिर एंजियोप्लास्टी करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार। मैंने लास्ट 25 ईयर से 5 ईयर से ज्यादा निद्रा नहीं ली, और कोशिश करने के बाद भी नहीं सो पाता हूँ। और अभी तक तो कोई भूख पर कोई इफेक्ट नहीं फील हो रहा। क्या फ्यूचर में कुछ हो गलत हो सकता है? एक कारण है इन उपस्तंभों के से, तो ये आदत छोड़नी चाहिए। केवल योग का अध्ययन करते हैं भली भांति या प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो निद्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ये श्री एम ने कहा है कि उनके जो महेश्वरानंद गुरु, ये रात में केवल 2-3 घंटे ही सोते थे, खाना भी बहुत कम खाते थे, फिर भी उनकी स्फूर्ति बनी रहती थी, उनके कृशता भी उनको नहीं थी इस प्रकार। उनकी उम्र 160 थी, फिर भी ये सिलसिला था। फिर उन्होंने 160वें बरस में जीवन समाप्त कर दिया, नया जीवन आरंभ किया। उनके गुरु ने कहा कि अब जीवन समाप्त करो, इस प्रकार समाधि ले ली उन्होंने इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य आता है, ठीक है, फिर भी ये ज्यादा अच्छा सुझाव नहीं है। अगर नियमित रूप से योग की प्रैक्टिस होती है तो तकलीफ नहीं होगी शायद। इस प्रकार। तो आईएसडी के पेशेंट्स में मैंने एक मरीज देखा था 1995 को, उसको थोड़ा भी चलने पर सांस फूलती थी। वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया, मेरे पास भी नहीं आया, मतलब दूर का रिश्तेदार इस प्रकार का। और सिर्फ अगर सांस फूलती है तो रुक जाना, इतना ही करता था। वैसे जनरल मैनेजर था बड़े कंपनी में और काफी स्ट्रेसफुल जॉब था। 2005 तक उसने ऐसे ही चलाया। कि अगर थकान आती है, सांस फूलती है तो रुक जाना, विश्राम करना और फिर शुरू करना इस प्रकार। 2005 में मेरे पास आया तो मैंने कहा कि ठीक है, 10 बरस तो तुम बच गए हो, लेकिन ये ठीक नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने थैलियम स्कैन के लिए कहा था, उन्होंने फिर भी एंजियोग्राफी करवाई थी। और फिर डॉक्टर ने प्रेशराइज किया, नहीं नहीं इतने इतने ब्लॉक्स है वगैरह वगैरह, तो आपको बाईपास करनी ही है, फिर बाईपास करिए उसने।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें थैलियम स्कैन बेटर ऑप्शन है कि क्योंकि पूरे श्री श्री रविशंकर के बारे में भी करते कहते हैं वो 3 घंटे की केवल योग निद्रा लेते हैं बस। ये सब हो सकता है। कुंभकर्ण दिन भर कैसे सो पाना होगा, जैसे जाना देना से उसको क्या बीमारी होगी। वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, या कुंभकर्ण का अलग ही है। तो नहीं बता सकते कि ये शायद वरदान था या शाप था, मुझे मालूम नहीं है पक्का। लेकिन इस प्रकार की उसकी आदत थी कुंभकर्ण की। फिर भी बलशाली है। हाँ, ते अंटार्क्टिकाचं वेगळं ग. हे लंकेत होतं ना. अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो अ, तो ठीक है, इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अहम कारण इस प्रकार का हो सकता है। श्रमश्वास निश्वास धारणा इस प्रकार का तत्र विश्राम और वात्यग्निश्च क्रिया हिता। विश्राम और वातग्न क्रिया उसमें जरूरी इस प्रकार की है। तो लोग विश्राम करने के लिए तैयार नहीं होते, नॉर्थ और साउथ पोल देते हैं ये। वास्तव में ऐसा है कि अगर हेक्टिक लाइफ शेड्यूल यही कारण है, तो उससे मुक्ति पाना, विश्राम करना यही चिकित्सा। मेरा लाइफ शेड्यूल भी काफी हेक्टिक रहा शुरू से लेकर, मेरे छात्र की अवस्था से लेकर। मैं सुबह 4 बजे से रात 10 साढ़े 10 बजे तक काम करता था। कुछ ना कुछ चलता रहता था इस प्रकार का। और प्रैक्टिस में लग गया तो प्रैक्टिस में भी यही स्थिति रही। शुरू में मैं जब कॉलेज में अष्टांग आयुर्वेद में लगा था, तो शनिवार को हाफ डे रहता था। तो हम 2-2:30 बजे निकल जाते थे, कोयना एक्सप्रेस से बम्बई जाते थे। फिर मुलुंड में सुबह प्रैक्टिस, डोंबिवली में दोपहर प्रैक्टिस, शाम को लोनावाला में प्रैक्टिस, और फिर लोनावाला से सोमवार सुबह है वापिस आना इस प्रकार का। फिर डायरेक्ट घर पे आना, नहा के फिर कॉलेज चला जाना इस प्रकार का। कुछ भी समय नहीं था विश्राम करने के लिए। और ऐसा सिलसिला काफी बरस तक चला। बाद में मैंने ये हर हफ्ते गाना छोड़ दिया, 15 दिन में एक बार गाना आरंभ कर दिया। लोनावाले की प्रैक्टिस बंद कर दी। फिर सुबह रविवार गाना शुरू आरंभ किया, और शाम को डेक्कन क्वीन से वापस आना शुरू कर दिया। लेकिन ये 80 से 89 तक ये सिलसिला चलता रहा बम्बई की प्रैक्टिस का। फिर 89 में वो बम्बई की प्रैक्टिस बंद कर दी, और 86 में मैंने ये क्लिनिक खुलवाया सदाशिव पेट में। और फिर भी दिन भर तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, सुबह अगर वोमन वगैरह घर पे है तो वो कंडक्ट करने हैं, शाम को प्रैक्टिस, और फिर 10 साढ़े 10 11 बजे वापस आना, सुबह 5 बजे उठना। ये मेरा सिलसिला बरसों से चला आ रहा। तो अभी मैं समझता हूँ कि मेरी जो अभी समस्या ये है वो इस हेक्टिक लाइफ शेड्यूल के जरिए है, और अभी विश्राम करना जरूरी है इसके काम पे। तो मैंने 2 दिन की प्रैक्टिस बंद कर दी, बुधवार गुरुवार की इस प्रकार। रविवार को भी प्रैक्टिस करते थे, वो भी बंद कर दिया अभी। नहीं तो हफ्ते में 2 बार, 2 रविवार यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, एक रविवार बेंगलोर में प्रैक्टिस होती थी इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर ये कारण है, तो उससे अगर बचना है तो कारणों को टालना ही चिकित्सा है। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। दूसरी बात रहती है स्ट्रेस की। क्योंकि काफी कैंसर मरीज पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स है, काफी एडवांस स्टेज में आते रहते हैं, मृत्यु की आशंका रहती है, असाध्य रहते हैं। तो ये एक टेंशन बना ही रहता है थोड़ा सा। जब मैं टीएमई में था तो कोष कार्य का बड़ा टेंशन था इस प्रकार का। हमने घर बनवाया कोतरवे नगर में, उसका भी काफी टेंशन था बात में। तो कहने का तात्पर्य तात्पर्य अर्थ ये है
कि जिस प्रकार के कारण है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके विपरीत कुछ करते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और सभी कारणों को जानकर अगर कुछ करना है तो भी वो चिकित्सा सफल इस प्रकार की होगी। अभी मैं भी योग में जुड़ गया हूँ, हर रोज योग करता रहता हूँ। और मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे जन्म तक योग छोड़ूंगा नहीं। ये भी बात सही है। तो ठीक है। मैंने जो अ, इस प्रकार के कार्य किए हैं उनको देखते हुए आगे भी मेरे सामने काफी उद्दिष्ट है। प्रातिपदिक कोश का कार्य पूरा करना है, नई संहिता लिखनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो प्रैक्टिस में जब तक मैं चाहूंगा तब तक रहूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। अभी 2 वर्ष के लिए करेंगे प्रैक्टिस, फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, और 2 वर्ष के बाद शायद प्रैक्टिस से छुटकारा पाएंगे, ऐसा अभी सोच लिया है। तो हमें खुद को इस प्रकार से सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और आज का जो हृदरोग है उसमें बेसिक कारण वात दोष। आईएसडी लीडिंग टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो बेसिक कारण वात दोष है। ये जीवन शैली है, हेक्टिक जीवन शैली इस प्रकार से। और सिर्फ ये दवाइयाँ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मूल रूप से इसमें परिवर्तन लाना, यही सबसे अहम इस प्रकार की बात है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाएगा। तो सोच समझकर सभी बातें करें। और एक तो आवर्तवात में हृदरोग काफी जगह आता है, वो भी एक कारण आज के जमाने में हृदरोग का होता है। और हमारे ग्रंथों में जो हृदरोग वर्णित है वो देखा नहीं जाता। वाताचे, पित्ताचे, कफाचे और सांधिपातिक और कृमिज हृदरोग, ये कृमि हृदरोग के कुछ मरीज मिलते हैं इस प्रकार से, अजब अजब तरीके से देखा जाए तो। मैंने एक लार्ड सर का उदाहरण बताया था। उन्होंने अमेरिका में एक माइकार्डिया है, माइटल वॉल स्टेनोसिस की मरीज मरीज देखा था, और उसका एक्सरे निकाला गया। तो एक्सरे में कैल्सिफाइड कृमि वर्म पाया गया माइटल वॉल में। फिर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसको निकाला गया। ये कैल्सिफिकेशन होने के वजह से एक्सरे में दिख गया, नहीं तो सिर्फ माइटल वॉल स्टेनोसिस है, माइटल वॉल स्टेनोसिस है, ऐसा चल रहा था इस प्रकार। तो ये थोड़ी अजीब बात है। और कृमिज हृदरोग ये हमारी खासियत है, हमारे ग्रंथों की इस प्रकार। अगर इस प्रकार का निदान कर पाते हैं तो भली भांति उसकी चिकित्सा हो सकती है। तो अभी के जो हृदरोग है ये इसमें किसमें से बैठते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दर्द ज्यादा हो रहा है हृदय में तो वात का है, लेकिन कर्कचे नैव धार्यते, इतनी बड़ी पेन बताई गई वातज हृदरोग में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आज के रुद्रोग के बारे में कैसे सोचे, आईएसडी के बारे में कैसे सोचे, एक अलग व्याख्यान का विषय इस प्रकार का होगा। देखते हैं। स्ट्रेस नॉट एंड गलत आहार विहार, ये मेन रीजन इन यंग जनरेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन सही है। और कम से कम कितने उम्र में होता है, 12 बरस के उम्र में हार्ट अटैक हो गया। ये त्रिलोक गोपेश्वर करके यहाँ पर उदाहरण है। मेरे यहाँ 27 बरस का हुआ था, 35 बरस वगैरह तो मिलते हैं। लेकिन मुझे भी 27वें बरस में हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो गई, ये चौंका देने वाली बात। लेकिन त्रिलोक के पास 12 बरस की लड़की या लड़का कुछ था, मालूम नहीं मुझे, आज नहीं अभी। लेकिन हार्ट अटैक हो गया उसके इस प्रकार। तो ये काफी मुश्किल मामला है। एक बीच में सर्वे हुआ था, उसमें 12वीं कक्षा के, 12वीं नहीं 10वीं कक्षा के छात्रों के पेरेंट्स में 10% पेरेंट्स में हाइपरटेंशन पाया गया। नहीं नहीं सॉरी, बच्चों में हाइपरटेंशन पाया गया था, तो उनके पेरेंट्स में कितना होगा ये तो अभी पता ही नहीं है इस प्रकार से।
लड़के की 10वीं या 12वीं परीक्षा, यानी कि पूरे परिवार की 10वीं या 12वीं की परीक्षा, इस प्रकार का भी माहौल बन गया। क्योंकि सभी जो निर्भर है वो उन मार्क से ऊपर निर्भर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा इस प्रकार की है। तो अगर मार्क कम मिलेंगे तो आगे क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। जो हम सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएगा वगैरह इस प्रकार से। तो इसके जरिए टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आजकल के रुद्रोग में इन सभी के बारे में जानकारी होना और इन सभी कारणों को टालना बताया है। वेगनिगरजा तत्र निगरजा रोगा य एते परिकीर्तिताः इच्छंस्तेषाम् अनुत्पत्तिं वेगान् एतान् न धारयति। तो विघ्न वेग निग्रह से उत्पन्न होने वाले ये जो रोग अभी बताए, उनके अगर उत्पत्ति नहीं होनी है तो न एतान वेगान विधारे, तो इन वेगों का धारण नहीं करे इस प्रकार। ये आयुर्वेद की खास संकल्पना है। एलोपैथी में वायु जकड़ में नहीं आता। आप कितनी भी कोशिश करो, एक्सरे निकालो, सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो, कुछ भी करो इस प्रकार से, लेकिन एनाटॉमिकल विकृति नहीं है, लक्षण दिख रहे हैं, तो वो कुछ पकड़ नहीं पाते क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है इस प्रकार। तो हमारे हिसाब में उदावरत बहुत सारे रोगों का कारण है। खास करके अपान क्षेत्र में अवरोध हो गया, मल का, मूत्र का, वायु का, इस प्रकार का, तो काफी रोग निर्माण होते हैं और जिनके बारे में पता नहीं चलता ये किस प्रकार से हो रहे हैं, क्या हो रहा है वगैरह इस प्रकार के। तो पवनो यत प्रकोप्यति, इन सभी में वायु का प्रकोप ये अहम है, और इसलिए वायु के शमन की चिकित्सा इन सभी में करनी है। ये एक अहम मुद्दा इन सभी रोगियों में इस प्रकार का रहेगा। तो ये आयुर्वेद की खासियत है, वेग का इस प्रकार का विचार। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रज प्रवृत्ति का वेग उत्पन्न करना या वेग को रोकना औषधियों के साथ, ये अभी नए वेग के स्वरूप में हमें सोचना चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए रज प्रवृत्ति पहले लाने की कोशिश की जाती है या फिर बाद में धार्मिक कार्य पूरा होने के बाद। आज के रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, आई एम रिकॉर्डिंग तो आ जाती है वहां पे। सुबह के रिकॉर्डिंग 5 5 मिनट। ओके, वो लेकिन तुम इसमें हो ना, टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो वहां पे मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करो इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये नया वेग है और उसके बारे में हमें सोचना है इस प्रकार से। शुक्र के बारे में यहाँ पे आया नहीं अभी, लेकिन वाग्भट ने शुक्र के बारे में, वेग विधारण के बारे में बताया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ गया क्या, मुझे भी याद नहीं है अभी। हाँ शुक्र है, तो भवित प्रत्यय है तो शुक्र विरुद्ध मूत्र नहीं होता, तो है उसमें भी है। तो अ, इन सभी के बारे में सोचना है, और फिर ये हमारा विधान इस प्रकार का रहेगा, उदावर्त वगैरह इस प्रकार से, और फिर उसको भली भांति ठीक करता है। मेरे पास एक 23 साल के पेशेंट है सर, उसका बीपी है 190 100, ऐसा एच बी 10 है, उसको क्या दे सकते हैं? उसको योग करने कहा है, कल ही उसका बीपी 160 100 आ गया। अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से मुद्दे मत उठाओ। वो हमारे हमने जो वो केस पेपर रख दिया है, उस केस पेपर में पूरी केस भरो। सर्वांगीण दृष्टि से विचार करो, केवल बीपी हाई है इसलिए कुछ देना है, इस प्रकार की बात नहीं है। किडनी डिसीज है क्या उसको? लेकिन मैं नहीं मानता कि पूरी जानकारी ले लो। ये आधा अधूरा हो जाता है, तो ये ठीक नहीं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप इसी प्रकार से चलते हैं। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ।
पूरी जानकारी चाहिए, तभी हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो आयुर्वेदिक हिस्ट्री जो है केस टेकिंग, वो पूरी होनी चाहिए, फिर ही उसके बारे में कुछ बहस हो सकती है। तो यहाँ सभी पे ये बात होती रहती है कि वायु का प्रकोप होता रहता है और फिर उसके जरिए उसकी चिकित्सा करनी है। इमांस्तु धारे द्वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक काय कर्मणा। तो यह लोक में और परलोक में जो हितार्थी है, जो हित चाहता है, वो अप्रशस्त इस प्रकार के साहस, जो मनोवाक और काय इस प्रकार के कर्म है, उनको टाले। तो साहस का मतलब है सहसा जो क्रिया की जाती है, अचानक जो क्रिया की जाती है, ये रिएक्शनरी होती है। गुस्सा आ गया, फिर उसमें कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, इस प्रकार नाकार्यमस्ति कुत्रस्य नाशवाच्यमपि विद्यते। तो इस प्रकार से बगैर कोई सोच, बगैर कोई प्रिपरेशन अगर रिएक्शन दे देते हैं, तो ये साहस कहा जाता है। माँ का श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। अविवेक जो है वो बहुत सारे मुसीबतों का घर है, इस प्रकार का। तो इस प्रकार के अचानक कोई क्रिया नहीं करनी है, जो भी करना है सोच समझ कर, आगे उसके क्या परिणाम होंगे, उधर का जो है आनुषंगिक फल उसका जो है वो क्या होगा। हमने तत्काल गुस्सा व्यक्त किया, उस समय हमने लगा कि हाँ ठीक है, हमने योग्य किया है, गुस्सा होना ही चाहिए था इस प्रकार से। लेकिन बाद में उसके जो रिपरकशंस खुद पर आएंगे, दूसरे पर आएंगे। ये वसंत कानेटकर करने का अच्छा वाक्य लिखा है प्रेमाच्या गावाजवळ इस नाटक में, कि गुस्सा जितना दूसरे पर असर करता है, उससे 10 गुना ज्यादा खुद पर असर करता है। तो हमारे हित के लिए गुस्सा नहीं करना है, ये बात हम इस प्रकार से रहेगी। और ये एक तरीके का साहस है, मनो वाक और काय, इन दो तीनों कर्मों के बारे में हमें सोचना है। और सहसा विदधीत न क्रिया, कोई भी क्रिया तात्काल प्रतिक्रिया इस प्रकार से नहीं देनी है। अभी हम जो आयुर्योग का करने वाले हैं अगले रविवार को, उसमें इसके बारे में भी बहस थोड़ी होगी इस प्रकार से। खास करके पंचकोश और पंच प्राण या वायु, इसके बारे में कुछ इस प्रकार के सुझाव रहेंगे। और पंचकोशों के आधार पर कौन सा वायु बिगड़ा है, जब हम तात्काल रिएक्शन दे देते हैं, तो समझ लेना है कि प्राण बिगड़ गया है, अंदर कुछ घुसने ही नहीं देता इस प्रकार। और फिर प्राण को काबू में रखने के लिए कुछ योग की प्रक्रिया बताइए, ये इस प्रकार के है। अगर सुनने के बाद रिएक्शन देता है, उदान विकृत हो गया है इस प्रकार के, ये आनंदमय कोश बिगड़ गया है। अगर आप दुखी होना चाहते हैं, दुख में रहना चाहते हैं इस प्रकार, तो इन सभी पंचकोश और प्राण, इसके बारे में आगे सोचना है। तो मेरा सुझाव है ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन हो जाए। अभी हम 1-2 दिन में शायद बंद करवा देंगे रिक्वायर ये जो रजिस्ट्रेशन जो है वो। तो ठीक है, काफी अच्छा रिस्पांस उसमें है। तो कल परसों आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम् ऑनलाइन नहीं है, अभी हम ऑफलाइन ही चलाना चाहते हैं। शायद उसका जो कोर्स बनेगा वो ऑनलाइन बनेगा। लेकिन फिलहाल हम कोर ग्रुप बनाना चाहते हैं, कि जो इसमें सच्ची दिलचस्पी लेने वाले हैं और नियमित रूप से योग की प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने जीवन में। तो फिर आगे इसके सोचेंगे।
विरम्यते व्याख्यानकर्ता परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।